हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी सीरीज में जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम लोग नए 15 ईडियम्स और फ्रेजेस जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज करने से ज़्यादा अच्छा है लेट अस कॉल अ स्पेड स्पेड, अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस के आगे क्या बोल लेते हैं? आई स्पेड। दो बार एक ही वर्ड यूज हुआ है। स्पेड का मतलब होता है एक ऐसा टूल जिससे कि फार्मिंग की जाती है, यानी कि फावड़ा। अब आपने फावड़े को दो बार चलाया, एक ही वर्ड को दो बार यूज किया, मतलब आपने फावड़े को जब दो बार चलाया तो क्या हो रहा है? जितना ज्यादा आप फावड़ा चला रहे हैं उतना ज्यादा कुछ बाहर आ रहा है। बाहर क्या आ रहा है? सच्चाई बाहर आ रही है। तो किसी चीज को, सच को बाहर लाना, सच्ची बात को बोलना अ स्पेड कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अ स्पेड वो वाला स्पेड नहीं है जो आप कार्ड्स में खेलते हैं या ताश जब खेलते तो उसमें स्पेड होता है, ये वो वाला स्पेड नहीं है। इसका मीनिंग है फावड़ा। दूसरी चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बहुत सारे फेजेस और इसमें ईडियम्स में मैं जो आपको समझाती हूँ जरूरी नहीं है वर्ड का मीनिंग या ईडियम का जो ओरिजिन है वही हो, लेकिन ताकि आप बहुत अच्छे से याद कर लें और आपका एग्जाम में आपको वो चीज़ याद आ जाए, आप कनेक्ट कर पाए, तो मैं उस तरीके से समझाती हूँ। मेरा मोटिव है आपको अच्छी तरीके से याद दिलाना। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि क्या किया है? दो बार फावड़ा चलाया है। दो बार फावड़ा चलाने से क्या हो रहा है? कुछ बाहर आ रहा है, सच्चाई बाहर आ रही है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है प्रिटेंड सुपीरियरिटी, बिल्कुल गलत है। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना बोलते हैं। सुपीरियरिटी का मतलब होता है आप अपने आप को बहुत सुपर बन के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हैं, बहुत ऊपर दिखा रहे हैं। रिमेन साइलेंट, शांत रहना नहीं है ऑप्शन। स्पीक ट्रुथफुली, सच बोलना। ठीक है, तो सो द आंसर इज स्पीक ट्रुथफुली। बी एट स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, कलेश आपने सुना होगा। आप उस पर होते तो वो भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर है स्पीक ट्रुथफुली। Then the next is select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. Rahul won the extempore competition. He is lucky to be blessed with the gift of the gab. Extempore competition वो competition होते हैं जहां आपको all of sudden कुछ बोलना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, परफॉर्म करना होता है, कुछ ऑल ऑफ सडन होता है। तो उन कॉम्पिटिशन्स को एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन कहते हैं। तो राहुल ने उसे जीता। क्यों जीता? क्योंकि वो बहुत लकी है कि वो ब्लेस्ड है गिफ्ट ऑफ द गैब के साथ। गैब का यहाँ पर मतलब होता है गपशप करना, बातूनी। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है अगर किसी के पास बहुत अच्छा बोलने का हुनर है, कॉन्वर्सेशन करने का हुनर है, कम्युनिकेट बहुत अच्छा कोई कर देता है, तो बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। तो हमारे ऑप्शंस हैं एन ऑनेस्ट पर्सन, वफादार इंसान, आंसर गलत है। अ बिग सरप्राइज, कोई बड़ा सरप्राइज होना नहीं। अ लकी पर्सन नहीं। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट किस चीज के लिए? बोलने का टैलेंट है। तो गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है जो आदमी बातूनी होता है, अच्छे से बोल सकता है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखना जानता है, बहुत बात करता है, बहुत बातूनी है, तब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है टैलेंट फॉर स्पीकिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, बहुत महीनों की मशक्कत के बाद, आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, मैंने फाइनली अपनी मैराथन को कंप्लीट कर लिया। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, मैं क्या कर सकता हूँ? डैश। अब डैश में हमें फिल करना है। ईट लाइक अ हॉर्स, देखो ये जो ईडियम है ये कब यूज होता है? जब आप एक हॉर्स की तरह खा सकते हैं, ये बोल रहा है। हॉर्स एक बड़ा जानवर है, बहुत खाता होगा, तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है ना, जो बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर सकता है, उसके लिए बोला जाता है ईट लाइक अ हॉर्स। जो बहुत कुछ खा लेता है और सब कुछ डाइजेस्ट कर जाता है कि यार ये तो सब पचा जाता है, तब बोला जाता है। तो ये तो नहीं होगा। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब होता है कि आप एक नाव चलाने के लिए पहुंच गए बिना चप्पू के साथ। ठीक है, या फिर आप एक ऐसी प्रॉब्लम में हैं, आप ऐसी एक डिफिकल्टी के अंदर हैं जिससे निकलना आपको बहुत मुश्किल दिखाई देता है, तब हम इस ईडियम का यूज करते हैं अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। ठीक है, नाव चलाना बिना चप्पू के। उसके बाद ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि कभी हाँ कभी ना, मतलब दो तरीके का मूड होता है। जब ऑल्टरनेटिव मूड्स होते हैं किसी के, दो तरीके के मूड्स होते हैं। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? ब्लो हॉट एंड कोल्ड।
ठीक है, जब दो तरीके की चीज़ों में इंसान होता है। उसके बाद पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, मतलब अपनी पीठ को थपथपाना, पैट मतलब थपथपाना, पैट माई सेल्फ मैंने अपनी पीठ थपथपाई, माई सेल्फ ऑन द बैक, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत दिनों की मेहनत के बाद उसने मैराथन कंप्लीट की है, तो फिर उसने उसके बाद अपनी ही पीठ थपथपाई। उसके बाद नेक्स्ट है, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. The leader of the legislative assembly won the hearts of the members through his maiden speech during the session of the state council. Maiden speech के वजह से जो लीडर है उसने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीच दी उसकी वजह से सबका दिल जीत लिया। तो कौन सी स्पीच होती है? मैडन स्पीच का मतलब होता है पहली स्पीच, प्रथम। कोई चीज़ प्रथम होती है, पहली होती है, न्यू होती है, प्रारंभिक होती है, बिल्कुल प्रारंभिक होती है, मतलब बिल्कुल शुरू हो रही होती है, तब उसे कौन सी स्पीच कहा जाता है? मैडन स्पीच कहा जाता है। वैसे मैडन को यूजुअली अनमैरिड लोगों के लिए या कन्याओं के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब स्पीच की बात हो रही है तो इसका मतलब है बिल्कुल नई स्पीच, पहली स्पीच, प्राइमरी स्पीच मतलब पहली स्पीच। ओके, सो फाइनल स्पीच इज द रॉन्ग आंसर, क्लोज स्पीच इज द क्लोजर मतलब खत्म होने वाली, उसे जब बिल्कुल आखिरी स्पीच होती है उसे बोलते हैं क्लोजर स्पीच, वो भी नहीं है। फर्स्ट स्पीच इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल स्पीच मतलब जिस स्पीच में कुछ लॉजिक हो, तो हमारे यहाँ पर आंसर है मैडन स्पीच का मतलब है फर्स्ट स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लेट द डस्ट सेटल, जब आप ऐसा बोलते हैं ना लेट द डस्ट, डस्ट मतलब जो धुआं धूल उड़ रही है, धूल को बैठ जाने दीजिए, तब आप खुद समझिए क्यों बोलते होंगे। धूल बैठ उड़ रही है तो आपको दिखाई नहीं देता, जब सब चीज़ें सेटल हो जाए, जब धूल नीचे बैठ जाएगी तो आप क्लियरली देख पाएंगे। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाती है तब हम बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी हीरो की एंट्री हो रही है, धूल उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, जब धीरे 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 धूल जो है नीचे बैठ जाती है तब आपको हीरो दिखाई देता है। तो क्या हुआ कि कोई चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, टू मेक यूज ऑफ अ सिचुएशन, रॉन्ग। वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ मूव, दूसरे इंसान कुछ करे उसका इंतजार करना, रॉन्ग। मेक अ स्पेस टाइडी, टाइडी का मतलब होता है साफ करना, किसी स्पेस को साफ करना, रॉन्ग। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन, जब आप किसी सिचुएशन को बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर देखना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लेट द डस्ट सेटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The company understood that these small protests of employees regarding low wages were just the tip of the iceberg. आइसबर्ग का मतलब होता है कि हिमखंड को बोलते हैं, छोटा सा जो आइस का टुकड़ा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों है, पहले मैं इसका ओरिजिन बताती हूँ। आपको ऊपर थोड़ा सा जहाज चल रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ समुद्र के अंदर थोड़ा सा आइस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो उसने सोचा कट करके निकल जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत विशाल है, वो बहुत बड़ा है अंदर से। तो जब कोई चीज़ हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही होती है लेकिन उसके पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब हम उसे बोलते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी के जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था एम्प्लॉयज़ का लो वेजेस के साथ, तो लोग समझ गए, जो उसके ऑनर्स थे वो समझ रहा था कि ये छोटी सी चीज़ दिखाई तो दे रही है वेजेस के लिए जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंदेशा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नोटिसेबल है, द टोटल साइज ऑफ विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसके टोटल साइज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो नहीं, बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है क्योंकि। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज सॉल्वेबल, सॉल्वेबल का मतलब है जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, जो सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए, बहुत डिफिकल्ट हो, उसको बोला जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज रियली नोटिसेबल, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि दिखाई दे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर का एक छोटा सा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का छोटा नोटिसेबल पार्ट, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, लेकिन उसका असल भाग
बहुत बड़ा है। जैसे कि हमें हिमखंड दिखाई देता है कहीं पर भी छोटा सा, लेकिन अंदर से पानी के अंदर डूबा हुआ बहुत बड़ा पार्ट उसका हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब प्रॉब्लम दिख रही है छोटी सी, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़ी है। तो हमारा आंसर जो है फोर्थ वाला वो सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined idiom. Kept her card close to her chest. कार्ड्स को अपने चेस्ट से लगा के रखना, इसका मतलब क्या है? आप ऐसे ऐसे कार्ड्स खेलते हो, उनको ऐसे करके रखते हैं। इसका मतलब क्या? आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे। हम हिंदी में बोलते हैं ना, यार वो अपने पत्ते नहीं खोलता। पत्ते नहीं खोलने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को छुपा के रखना। तब हम क्या बोलते हैं कि अपने कार्ड्स को छुपा के रखना। कैप द कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, अपने चेस्ट से छुपा के रखना, मतलब यहां पर ऐसे उल्टे करके रखना, ठीक है। डिसाइडेड टू शो मोर अफेक्शन नहीं होगा। इन्फॉर्म डेट ऑल द कार्ड्स मस्ट बी केप्ट सेफ, ये इन्फॉर्म करना कि सभी कार्ड जो है वो सेफ रहे नहीं होगा। केप्ट हर पर्स एंड मनी बाय हर सेल्फ, कोई अपनी पर्स को या पैसे को अपने पास रखती है, ऐसा भी नहीं है। केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, ये आंसर है। मतलब कि ये जिसके भी बारे में बात हो रही है वो क्या करती है, अपने प्लान्स को, जो भी वो आगे सोच रही है, या अपने विचारों को, थॉट्स को छुपा के रखना चाहती है, ठीक है। तो जब हम कोई भी अपने प्लान्स को या थॉट्स को दिखाना नहीं चाहते, तब ये यूज होता है केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडीएम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Lucy's conceited conduct with her colleagues has left her high and dry. लूसी का कैसा है? कंसीटेड है वो। कंडक्ट मतलब लोगों से बातचीत का रवैया, लोगों के साथ रहने का रवैया कंसीटेड है। कंसीटेड मतलब बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, बहुत अहंकार है। तो जब कोई ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं बहुत ही कंसीटेड है, ठीक है। लूसी कैसी है? कंसीटेड कंटेक्ट करती है अपने कलीग्स के साथ। कलीग्स उन लोगों को कहा जाता है जिनके साथ आप नौकरी कर रहे हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। तो वो कलीग्स के साथ जिस तरीके का उसका रवैया था, जो प्राउडी रवैया था, उसकी वजह से वो हाई एंड ड्राई रह गई है। हाई एंड ड्राई यूज होता है अब जब हेल्पलेस रह जाएं, आप कुछ ना कर पाएं। इसको जहाज जो है एक पानी में जा रहा है और वो गलती से रेत के ऊपर चढ़ गया है, तो वो हाई भी हो गया है, और क्योंकि वो आसपास पानी खत्म हो गया तो वो ड्राई भी हो गया है। तो वो चल भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, इस ईडियम का। तो हाई एंड ड्राई का मतलब है जब कोई चीज हेल्पलेस हो, कुछ कर ना सके। हेल्पलेस का मतलब जो कुछ नहीं कर सकता, मतलब अपनी भी हेल्प नहीं खुद कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता तो बोलते हैं हेल्पलेस है, ठीक है। तो हेल्पलेस आंसर सही है। सुपरसीडिंग नहीं है, इम्प्रोवाइज्ड नहीं है, सराउंडेड बाय पीपल नहीं है। तो मतलब हमारा आंसर है हेल्पलेस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेक अ लेग, ये शायद मैंने अपने किसी क्लास के अंदर कराया है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आप बोलते हैं ना बिल्कुल तोड़ के आना, मतलब पेपर फाड़ के आना। मतलब किसी चीज से पहले अगर आपके एग्जाम है, आपका दोस्त कह रहा है ब्रेक अ लेग, मतलब वो बोल रहा है यार दम लगा के करना, बहुत अच्छा करके आना। तो जब हम किसी चीज की शुभकामनाएं देते हैं किसी चीज को करने से पहले, तब हम इसे यूज करते हैं ब्रेक अ लेग। गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ नहीं है। एनकरेजिंग समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, किसी को एनकरेज करना कि कुछ रिस्की एक्टिविटी करो नहीं है। सजेस्टिंग टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, किसी को सजेस्ट करना कि छोटे छोटे से ब्रेक ले लो अपने काम के दौरान, वो भी नहीं है। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस से पहले किसी को गुड लक विश करना। सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। फातिमा क्या है? एट हर विट्स एंड है। विट्स एंड हमेशा यूज होता है जब आप बहुत वरिड हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अनॉयड हो। अनॉयड मतलब बहुत परेशान हो, दुखी हो, तंग हो, तब हम यूज करते हैं विट्स एंड। ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सेरेन, सेरेन प्लेस मतलब शांत। सेरेन का मतलब होता है शांत होना। किसी शांत जगह पर अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करना चाहती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सो वरिड, कंफ्यूज्ड, अनॉयड, तीनों चीज। सो वरिड, कंफ्यूज्ड, अनॉयड है। That she does not know what to do next, अब क्या करें? So worried, confused, annoyed that she became unconscious, unconscious नहीं है,
सो काम एंड कंपोज तो वो है ही नहीं. सो वरीड एंड कन्फ्यूज अनॉयड दैट शी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन, कि वो दूसरों को इंसल्ट कर रही है किसी भी रीजन से नहीं. ऐसा नहीं होगा. इनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही होगा. उसको पता ही नहीं है. जब हम बहुत ज़्यादा वरिड हों, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हों, मतलब हमें समझ ना हो कि अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हम क्या बोलते हैं, विट्स एंड बोलते हैं. व्हाट टू डू नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आगे क्या करें. हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे क्या करें, तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप. इनमें से किसका मतलब है चोरी करना किसी दुकान से. ठीक है. गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरीके से फ्रेज है, ईडियम है. ये हम कब यूज़ करते हैं, सुनहरा मौका. कोई मौका मिला है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो दोबारा शायद ना मिले, तब हम बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ग्रीन थंब हम बोलते हैं उसको जो इंसान नेचुरली बॉर्न टैलेंट के साथ पैदा हुआ है पेड़ पौधे उगाने के, जिसको प्लांट्स की केयर बहुत अच्छे से करनी आती हो, जिसको नेचुरली ये हॉबी हो, हुनर हो पेड़ पौधों को संभालने का, उन्हें उगाने का. ठीक है. तो ग्रीन थंब नहीं है, ग्रीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. 5 फिंगर डिस्काउंट, देखो क्योंकि शॉप की बात हो रही है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं. किसी दुकान से कुछ चोरी करने को क्या कहेंगे, डिस्काउंट मिल गया ना. कौन सा डिस्काउंट, 5 फिंगर मतलब पूरा का पूरा 5 उंगलियां होती हैं उनके बराबर ही डिस्काउंट मिल गया. इसका मतलब है जब भी आप किसी शॉप से चोरी कर रहे हैं, चोरी करने को या फिर बिना पैसे दिए कोई चीज उठा के लेके आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट. ठीक है. डिस्काउंट से ही समझ लीजिए शॉप्स पर ही मिलता है. ब्लैक शीप का मतलब होता है, ये सब ना कोई ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए. हो सकता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ग्रीन थंब के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ब्लैक शीप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. तो आपको चारों के मीनिंग पता होने चाहिए. ब्लैक शीप का मतलब होता है जब कोई परिवार में कलंकित होता है, जिसकी वजह से परिवार पर कोई कलंक लग जाए, या कोई बदनाम इंसान होता है, तब उसे बोला जाता है कि ये ब्लैक शीप है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम पर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. ऑन द बॉल. ऑन द बॉल का क्या मतलब है, मतलब बॉल पर. बॉल पर क्या हो सकती है, नजरें. तो देखो इसको है ना, इसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ से आया है, जब स्पोर्ट्स होता है ना, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो जो प्लेयर है, बैट्समैन है, उसकी नज़र कहाँ है, बॉल पर है. इसका मतलब क्या है, अगर वो बॉल पर ध्यान रखेगा तो वो फोकस्ड रहेगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. तो जब भी हमें फोकस्ड रहने की बात होती है तो हम उसे कहते हैं ऑन द बॉल. मतलब कि हमारा ध्यान है पूरा कि बॉल कहाँ पर आई, कितनी आगे आई और कितनी आगे आई, किस स्पीड से आ रही है. मतलब हम चेंजेस पर फोकस करे हुए हैं. जब हम बहुत फोकस्ड हैं लाइफ में तब बोलते हैं. ठीक है. अनअवेयर ऑफ एनी चेंज एंड डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट ऑन दैम. एक तो अनअवेयर है, पता ही नहीं है क्या क्या चेंजेस हो गए, और लेजी भी हैं. तो मैंने क्या बोला, ऑन द बॉल. जहां फोकस की बात आएगी ना वो ऑप्शन सही होगा. अवेयर ऑफ द चेंजेस एंड डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट दैम. स्लो टू रिएक्ट दैम मतलब फोकस्ड है ना, वहां तो अलर्ट है, फोकस्ड है. यहाँ पर रिएक्शन अच्छा, अवेयर तो है, हाँ ये बदला जा रहा है, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो है. उसके बाद अवेयर ऑफ द चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू दैम. अवेयर भी है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और बहुत तेज भी है उनके ऊपर रिएक्ट करने में. ठीक है. मतलब फर्स्ट से फोकस्ड है, अलर्ट है. अवेयर ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग. सो ये भी नहीं होगा. हमारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, क्योंकि चेंजेस भी आप कर ले रहे हैं, अवेयर तो है ही, चेंजेस भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये ऑप्शन सही था. ऑन द बॉल का मतलब फोकस्ड एंड अलर्ट. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम to fill in the blank. I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. freelancing का मतलब होता है घर पे बैठ के कुछ लोग पूरे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, तो उसे freelancing बोलते हैं. ठीक है. I am dash about whether to accept job मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, जॉब ऑप्ट करूं या फिर अपना घर पे बैठ के जो मेरा बढ़िया काम चल रहा है उसे करती रहूं. बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस. दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं. तो कौन सा होगा, ऑन द फेंस. ऑन द फेंस का मतलब होता है फेंसिंग के ऊपर है. फेंस का मतलब किसी चीज़ की बाउंड्री. आप बाउंड्री पे है तो ना तो इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन में है. तो हो गया ना ये करेक्ट आंसर. यहाँ भी कंफ्यूजन है तो ऑन द फेंस है. वैसे सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड डिसीजन मेकिंग. आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उसे भी बोलते हैं. जब आप डेलेमा में हैं तो उसे भी बोलते हैं. कन्फ्यूजन में है उसे भी बोलते हैं. जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उसे भी बोलते हैं. सो ऑन द फेंस आएगा. कटिंग कॉर्नर्स मैंने आपको मीनिंग बताया था. कटिंग
कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इनएक्सपेंसिव करना चाह रहे हैं, मतलब कि कम महंगा करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ जब आप किसी चीज को इजी करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। जब आप किसी चीज को सस्ता करना चाह रहे हैं, कम महंगा करना चाह रहे हैं या फिर आसान करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम कटिंग कॉर्नर्स। ये नहीं होगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है इग्नोर करना। जब आपको कोई छोड़ गया सर्दी में तो इसका मतलब उसने आपको इग्नोर कर दिया, इग्नोर होता है। अप इन आर्म्स का मतलब होता है नाराज होना। जब आपसे कोई नाराज है तो वो अप इन आर्म्स है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑन द फेंस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट डज द ईडियम बाइट द बुलेट मीन। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? बाइट मैंने पहले की क्लास में आपको समझाया हुआ है। बाइट का मतलब होता है चबाना, ठीक है, और बुलेट, बुलेट लोहे की होती है, मतलब गोली होती है, दवाई वाली गोली नहीं, ये चलाने वाली गोली की बात हो रही है। तो बाइट द बुलेट का मतलब है आप जब लोहे की गोली को चबाओगे तो कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। कोई काम आप नहीं करना चाह रहे फिर भी आप अपने आप से करवाते हैं, तब बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना कितना मुश्किल है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है बाइट द बुलेट, ठीक है। एंजॉय अ डिलीशियस मील, मील तो डिलीशियस है ही नहीं वो। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी को एडवाइस देना भी नहीं है। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, मतलब कि लोहे के चने चबा लिए, मतलब बहुत मुश्किल था फिर भी कर रहे हैं, करेज भी है, आपको हिम्मत दिखाकर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं आप और उसको फेस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बाइट द बुलेट। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, किसी को कन्फ्रंट करना, किसी से मिलना, किसी को झेलना, ठीक है, किसी के सामने मुद्दा रखना, उसको कहते हैं, तो वो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। केयर है हैंग, केयर का मतलब किसी की केयर करना होता है, मतलब देखभाल करना, और हैंग का मतलब होता है टांगना। अब यहाँ से समझ जाइए, आपने केयर को ही लटका डाला, केयर लटक गई, मर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? केयरलेस। आप इससे ही समझ जाइए, केयर आ हैंग, हैंग हो गई, केयर ही मर गई। हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखाना नहीं। पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, किसी आउटफिट को हैंगर पर डालना नहीं, ठीक है। केयरिंग टू मच, बहुत ज़्यादा केयर करना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर थोड़ी ना कर रहे हैं, कम केयर कर रहे हैं। उसके बाद शोइंग नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही नहीं है, केयर ही नहीं है। अब देखिए आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखा जाएगा कि केयरिंग सो मच या नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इनडायरेक्ट बोल रहे हैं शोइंग नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना दिखाने का मतलब क्या है? मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को कोई केयर नहीं है, मुझे नहीं पड़ी, मैं लापरवाह हूँ, मुझे पड़ी नहीं है इस बात की। तो जब भी केयर आ हैंग की बात होती है तो केयर मर चुकी हो, जहां पर आपको इंटरेस्ट ही ना हो, तो हमारा ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन। तो ये हो गए हमारे 15 ईडियम्स। कल मैं फिर नई क्लास में बताऊंगी आपको नए 15 ईडियम्स, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि कई बार एक एक ऑप्शन में आपको 4-4 ईडियम्स का मीनिंग सीखने को मिल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट 15 ईडियम्स के साथ। थैंक यू।